हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स हाइव डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमएस साइकोलॉजी एमपीसी 003 का इजी नोट्स का एक्सप्लेनेशन चल रहा है। प्रीवियस वीडियो आप देख कर आए होंगे, बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उस वीडियो में मैंने दी थी। आज हम स्टार्ट करेंगे बिग फाइव फैक्टर थ्योरी और आज के इस वीडियो में हम मेजर 3 थ्योरीज को ही लेंगे क्योंकि रीजन 2 है उसके बेसिक कि एक तो आपको बहुत सारी थ्योरीज एक साथ एब्जॉर्ब करने में भी प्रॉब्लम आएगी और वीडियो की लेंथ भी उस हिसाब से काफी ज्यादा हो जाती है। तो अगर 10 मिनट्स में भी एक थ्योरी को हम कवर करते हैं तो 30 मिनट्स टू 35 मिनट्स में वीडियो इजीली हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बिग फाइव फैक्टर थ्योरी से हम आज के वीडियो की शुरुआत करेंगे, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आज जो हमारे थ्योरीज चलेंगी वो ट्रेड थ्योरीज हैं। अभी ट्रेड थ्योरीज ही चल रही हैं। लास्ट वीडियो में आपने ऑलपोर्ट की ट्रेड थ्योरी को स्टडी किया था, तो एक बार फिर से मैं आपको दिखा दूं जो लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि साइकोलॉजी क्लास 12 का एक चैप्टर है सेल्फ एंड पर्सनैलिटी। ये अकेला चैप्टर आपकी पूरी बुक को समराइज करता है। मैं ये चीज आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूं कि जो सेल्फ एंड पर्सनैलिटी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 है, अगर आप एनसीईआरटी की बुक से रीड करेंगे तो भी आपको बहुत आसान लगेगा, और अदरवाइज अगर आप इन वीडियोस को, जो कि टोटल 8 वीडियोस हैं, इनसे कवर करेंगे तो आपके जो थर्ड पेपर है उसका मैक्सिमम पार्ट कवर हो जाता है। मतलब ग्राउंड्स तो इतने अच्छे क्लियर होंगे कि आपने सोचा भी नहीं होगा, आपको शायद पता भी नहीं होगा कि ये टॉपिक वहां पर है। मैं उनकी बात कर रही हूँ जिन्होंने साइकोलॉजी पहले कभी नहीं पढ़ी है। जो पढ़कर आए हैं वो ऑलरेडी सब चीजों से वैसे भी फेमिलियर ही होंगे। तो इन वीडियोस को अगर आप देखते हैं तो आप काफी हेल्प आपको मिलेगी। और आज जिस टॉपिक को हम करेंगे विच इज अभी हम बिग फाइव फैक्टर से स्टार्ट करेंगे, फिर और आगे भी जाएंगे, वो सभी टॉपिक्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे क्विकली ले लूँ, इस वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ तो आप देखेंगे इस वीडियो में यहाँ पर ये सभी टॉपिक साइकोडायनामिक वाले हैं। और प्रीवियस वीडियो को अगर मैं देखूँ तो मेरे ख्याल से यहाँ पर हमको वो सारे टॉपिक मिल जाएंगे। देखिए बिग फाइव फैक्टर थ्योरी यहाँ पर है और ये भी नोट्स ही हैं जिनको आप हमारे ग्रुप से रिसीव कर सकते हैं। सभी नोट्स आपके लिए हैं जो अवेलेबल कराए जा रहे हैं। और आइजेंक का 3 डायमेंशन थ्योरी भी आज के वीडियो में हम करेंगे, वो भी यहाँ पर डिटेल्ड नोट्स की हेल्प से है। वैसे तो ये भी नोट्स ही हैं जो आप कर रहे हैं, ये आपके लिए नोट्स हैं, ये क्लास 12 के नोट्स हैं, तो कहीं ना कहीं से आपको ज्यादा कंटेंट की अगर रिक्वायरमेंट फील हो रही है तो इसके अलावा भी नोट्स आपको बहुत इजीली हमारे ही सोर्सेज से मिल सकते हैं। काफी सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपके लिए अवेलेबल है, तो उन्हें जरूर अवेल कीजिए। सारे प्रोसेसेस को देखने के लिए प्लेलिस्ट को विजिट जरूर कीजिएगा। तो इस बात के साथ में आज का मैं वीडियो स्टार्ट करने जा रही हूँ विच इज बिग फाइव फैक्टर थ्योरी। और ये बहुत पॉपुलर थ्योरी है, एग्जाम में तो आती ही है बहुत ज्यादा, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। उसके अलावा हमारी रियल लाइफ में, प्रेजेंट साइकोलॉजी की फील्ड में इसका काफी यूज होता है, काफी स्किल्स इसके यूज होते हैं। बिग फाइव फैक्टर थ्योरी है जिसको हम बिग फाइव फैक्टर मॉडल भी कहते हैं। एक एक्रोनिम है ओशियन, जिसकी हेल्प से आप इस थ्योरी को बहुत इजीली याद रख सकते हैं। बता देती हूँ ओशियन का हम कैसे यूज करेंगे। जो इसके 5 कंपोनेंट्स हैं, जिनके 5 फैक्टर्स जिन्हें हम कहते हैं, वो इस ओशियन से निकलेंगे। ओपननेस, उसके बाद कंसाइंटियसनेस, एक्स्ट्रावर्जन, अग्रीबलनेस और न्यूरोटॉसिज्म। ये 5 टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको नजर भी आ रही हैं। ये पांचों को हम बिग फाइव फैक्टर के थ्योरी के 5 फैक्टर्स कहते हैं। इन 5 फैक्टर्स को ही आपको एक्सप्लेन करना है। एक बार ओशियन याद हो गया तो फिर ये टर्मिनोलॉजी बाकी की याद करने में कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। थ्योरी बहुत आसान है। रॉबर्ट कॉस्ट एंड मैक्रे ने दी थी ये थ्योरी, और उनका ये कहना था कि किसी भी पर्सन के अंदर हम इन बिग 5 फैक्टर्स को देखते हैं, या सिंपली कहिए 5 फैक्टर्स को देखते हैं। बिग तो वो हो गए क्योंकि उनको एक इंपॉर्टेंस मिली है। तो ये 5 फैक्टर हर पर्सन के अंदर होते हैं, लेकिन इनकी वैल्यू या इनकी डिग्री अलग अलग होती है। और डिग्री का क्या मतलब होता है कि कोई भी कैरेक्टरिस्टिक, कोई भी क्वालिटी किसी पर्सन में जितना अमाउंट में होती है दूसरे में उतनी सेम तो होगी ही नहीं, हो ही नहीं सकता। कोई ऐसा मेजरमेंट भी नहीं बना है जो 2 लोगों का सेम कैरेक्टरिस्टिक को मेजर कर पाए। तो इस तरीके से जो उनकी डिग्रीज होती हैं वो वेरी करती हैं। लेकिन मोटे मोटे तौर पर अगर हम देखें तो हमें किसी पर्सन के अंदर काफी चीजें ऊपरी तौर पर भी नजर आ जाती हैं, वो कम या ज्यादा हम अपने हिसाब से कह लेते हैं। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल के लिए ले रही हूँ, अभी एक्सप्लेन करूंगी आपको। ओपननेस टू एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो किसी नए एक्सपीरियंस को लेने के लिए हमारा कितना रिस्की बिहेवियर है, हम कितना चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, ये एक जनरल पर्सनालिटी दिख जाती है लोगों की किसी सिचुएशन के क्रॉस जब वो आते हैं। ऐसे तो किसी को हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन किसी सिचुएशन में आने पर हम बता पाते हैं। तो उनका यही कहना था कि ये जो 5 फैक्टर्स हैं हर पर्सन में होते हैं। आपको इसमें क्या क्या याद रखना है, एक तो इनका नाम याद रखना है कि ये जो थ्योरी है, मॉडल है, वो ओशियन से आपको एक्रोनिम से याद रखना है। इन पांचों को आपको एक्सप्लेन भी करना है। ओके, पांचों को आपको एक्सप्लेन भी करना है। और अब हम एक एक करके इनकी बात करेंगे कि क्या है। एक चीज और समझिएगा, जिस भी फैक्टर की हम बात करेंगे वो या तो हाई होगा या लो होगा, ऐसा आपको सब में देखने को मिलेगा। क्योंकि मैंने अभी बताया हर पर्सन के अंदर वो वैल्यू तो हाई होगी या लो होगी, वो मिडिल रेंज में भी हो सकती है, बट इन जनरल हम उसे हाई लो ही मानते हैं, यानी कि उसमें से कोई एक चीज एग्जिस्ट करेगी।
ओपननेस टू एक्सपीरियंस का मतलब हो गया कि किसी भी पर्सन का जो क्रिएटिविटी का लेवल होता है, क्यूरोसिटी का होता है, किसी चीज को एक्सप्लोर करने की जो विलिंगनेस होती है, नए आइडियाज, नए यूनिकनेस थॉट में जो होती है, वो किस हद तक है, ये किसी भी पर्सन के इमेजिनेशन, ओपन माइंडेडनेस, किसी चीज को नए ट्राई करने के लिए कितना वो ईगर है, इन सब चीजों से पता चल जाता है। दो जो कि इस पे लो होते हैं ओपननेस पे, वो अपने नॉर्मल रूटीन पे चलना चाहेंगे। इसका एक बड़ा अच्छा एग्जांपल दूंगी। जैसे बहुत सारे लोग जो होते हैं, अगर फूड चॉइसेस की बात करें, तो वो किसी नए खाने को ट्राई नहीं करना चाहते। जैसे कि वो चाहते हैं कि वो स्टिक रहें, भाई जो हमारा टेस्ट बर्ड्स डेवलप्ड है पहले से, जिन चीज़ों का टेस्ट हमारे टेस्ट बर्ड्स पे डेवलप्ड है, उन्हीं को हम ट्राई करेंगे, फालतू में नया ट्राई करेंगे मूड खराब ना हो जाए। लेकिन एक दूसरी कैटेगरी होती है जो सोचते हैं कि चलो ये ट्राई करके देखें कैसा है, अरे ट्राई तो करके देखो कैसा है। तो ये एक काइंड ऑफ रिस्क लेने का टेंडेंसी जो है वो पर्सन में है, यानी कि वो नए एक्सपीरियंस को अब्जॉर्ब करना चाहता है, ट्राई करना चाहता है, ट्राई देना चाहता है। तो आपने खुद ही इस केस में देखा कि या तो ऐसा था या ऐसा नहीं था, तो उसी को हम हाई और लो ओपननेस में रख देते हैं। हाई ओपननेस वाले ज्यादा क्रिएटिव होंगे, एडवेंचरस होंगे और एक ब्रॉड रेंज ऑफ इंटरेस्ट दिखाते हुए नजर आएंगे। जैसे अगर आप हिल स्टेशन पे गए हैं या कहीं जंगल में आप जा रहे हैं, तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो इन चीजों में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट आपको दिखाएंगे कि अरे ये ट्राई किया जाए, अरे चल के तो देखा जाए वहां पर क्या है, अरे जो होगा देखा जाएगा, मतलब इस टाइप की आपको बातें करते हुए नजर आएंगे जो हाई ओपननेस पे होंगे। और जो लो ओपननेस पे होंगे वो काफी कन्वेंशनल होंगे, प्रैक्टिकल होंगे, वो अपने फैमिलियर रूटीन पर ही रहेंगे कि नहीं नहीं हम ज्यादा ट्राई नहीं करेंगे, कहीं कहीं कोई शेर आ गया तो, या कहीं पहाड़ सरक गए तो, कुछ भी, दे कैन थिंक अबाउट एनीथिंग लाइक दैट। तो इस तरीके से उनके अंदर लो ओपननेस हमें देखने को मिलती है। दूसरे पे आते हैं विच इज कंसाइंटियसनेस। कंसाइंटियसनेस का मतलब क्या होता है? पहले तो उसका मतलब समझ लीजिए कि बहुत सारे बच्चों को कंसाइंटियसनेस वर्ड ही नहीं समझ में आता, और उससे भी ज्यादा तो इसकी स्पेलिंग याद रखना इंपॉर्टेंट टास्क है आपके लिए। इसे गलत मत लिख के आइएगा, जैसे भी याद रखें कंसाइंटियसनेस, पार्ट्स में ब्रेक करके याद रखें, जैसे भी याद रखें। फिलहाल इसका मतलब होता है कि किसी भी पर्सन के ऑर्गेनाइजेशन, डिपेंडेबिलिटी और डिसिप्लिन को ये डिफाइन करता है। जो लोग कंसाइंटियसनेस पे हाई होते हैं वो ज्यादातर रिस्पॉन्सिबल, डिटेल ओरिएंटेड, केपेबल ऑफ सेल्फ कंट्रोल, और जो लो होते हैं वो काफी लेस स्ट्रक्चर्ड होंगे, स्पॉन्टेनियस होंगे, जो मिल गया वो कर लिया, प्रोक्रेस्टिनेशन उनमें दिखेगा, टाल दिया, अरे छोड़ दिया, इस टाइप का बिहेवियर उनको उनके अंदर नजर आता है। तो ये भी हाई और लो में होगा। जो लोग हाई कंसाइंटियसनेस में होते हैं वो आपको काफी चीजें ऑर्गेनाइज्ड वे में दिखेंगे। मतलब ऐसे लोग अगर कहीं बाहर घूमने जाएंगे तो उनके अंदर आपको दिखेगा कि वो उन्हें अपने घर से निकलने से लेकर वापस घर में पैर रखने तक का सारा शेड्यूल पहले चाहिए। और दूसरी कैटेगरी होती है कि अरे चलो फिर देखते हैं जो होता जाएगा। तो हम यहाँ पे एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि ओपननेस भी इसमें कहीं ना कहीं इंक्लूडेड हो जाता है, कि अगर आप ओपननेस पर हाई हैं तो कंसाइंटियसनेस में भी आपका हाई होने का चांसेस रहता है, राइट। हाई कंसाइंटियसनेस में लोग ऑर्गेनाइज होंगे, रिलायबल होंगे, गोल ओरिएंटेड होंगे, एक स्ट्रॉन्ग इंपल्स कंट्रोल को एग्जिबिट करेंगे। लेकिन लो कंसाइंटियसनेस में क्या होगा, लोग काफी केयरलेस होंगे, डिसऑर्गेनाइज्ड होंगे और लेस कंसर्न होंगे डिटेल्स के साथ में। उनको इससे ज्यादा फिक्र नहीं पड़ता कि जो होगा वो देख लेंगे। फिर यहाँ पे हाई ओपननेस को रिलेट कर रहा है लो कंसाइंटियसनेस, पर आप ये नहीं कहेंगे कि वो दोनों एक चीज एक है, वो रिलेट कर रहे हैं, एक दूसरे से रिलेट करेंगे। इसका हाई इसके लो से रिलेट कर रहा है, इसका हाई इसके हाई से रिलेट नहीं कर रहा है, ठीक है ना, इस चीज को समझिएगा। लेकिन आप बस समझिए, आपको लिख के ऐसा कुछ भी नहीं आना है। एक्स्ट्रावर्जन तो आपको पता ही है। एक्स्ट्रावर्जन में क्या होता है, लोग या तो एक्स्ट्रावर्ट होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं। बट ट्रूथ ये है, अगर हम वेरी प्रैक्टिकली बात करें, कि ना तो कोई पूरी तरीके से एक्स्ट्रोवर्ट होता है, ना ही पूरी तरीके से इंट्रोवर्ट होता है। हम स्पेसिफिक होते चले जाते हैं। कोई पर्सन अपने वर्क प्लेस पे बहुत एक्स्ट्रोवर्ट है, लेकिन अपनी सोशल लाइफ में वो इंट्रोवर्ट रहना चाहता है। तो इस तरीके से बीच में एम्बिवर्ट आ जाती है। पर इनकी थ्योरी के हिसाब से हम अपना कॉन्सेप्ट तो लगा नहीं सकते, तो बात तो हमें इनके हिसाब से ही करनी पड़ेगी कि एक्स्ट्रावर्जन या जो हाई होगा या फिर लो होगा। जब लो होगा तो उसको हम इंट्रोवर्जन कहते हैं। एक्स्ट्रावर्जन में जो सोशिएबल, टॉकेटिव, असर्टिव, एनर्जेटिक लोग आते हैं। और इंट्रोवर्जन की जब हम बात करते हैं तो ये जो होते हैं काफी रिजर्व रहना पसंद करते हैं, क्वाइट, सोशल एक्टिविटीज में कम इन्वॉल्व होना और सोशल इंटरेक्शन से बचने की कोशिश करते हैं। अब आता है अग्रीबलनेस, ओशियन का नेक्स्ट। अग्रीबलनेस में क्या होता है? अग्रीबलनेस इन्वॉल्व्स अ पर्सनस ओरिएंटेशन टुवर्ड्स अदर्स, इंक्लूडिंग ट्रेट लाइक काइंडनेस, ट्रस्ट, कोऑपरेशन एंड अल्ट्रुइज्म। जो भी लोग हाई अग्रीबलनेस को दिखाते हैं वो काफी एम्पैथेटिक होते हैं, कंपैशनेट होंगे, आपको नजर आएंगे। और जो लो होंगे वो काफी कॉम्पिटिटिव नजर आएंगे आपको, उनको दूसरे की वेलबींग से लेस कंसर्न होंगे, उनको मतलब सेल्फ सेंटर्ड ज्यादा होंगे। तो अग्रीबलनेस में क्या होता है, लोग काफी कंपैशनेट होते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं, वैल्यू करते हैं दूसरों की, काइंड हार्टेड, ट्रस्टिंग, हेल्पफुल, ये फीचर्स इसमें देखने को मिलते हैं। लो एग्रीबलनेस में इसके जस्ट लेस हो जाएगा, दूसरों की ज्यादा परवाह नहीं करते, सेल्फ फोकस, सेल्फ सेंटर्ड ज्यादा होते हैं। न्यूरोटिसिज्म एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक अभी हम पढ़ने जा रहे हैं जिसमें आप हाई और लो में उल्टा देखेंगे। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। न्यूरोटिसिज्म क्या होता है, पहले तो ये समझ लीजिए
न्यूरोटिसिज्म डिस्क्राइब द टेंडेंसी टू एक्सपीरियंस नेगेटिव इमोशंस सच एज एंजाइटी, डिप्रेशन एंड इरिटेबिलिटी। तो जब न्यूरोटिसिज्म हाई होगा तो लोगों को मूड स्विंग ज्यादा होंगे, एंजाइटी, इमोशनल इनस्टेबिलिटी ज्यादा होगी। हाई पर हम नेगेटिव चीजें ज्यादा देख रहे हैं, और लो न्यूरोटिसिज्म मतलब इमोशनल स्टेबिलिटी। वैसे तो न्यूरोटिसिज्म का को जो है वो इमोशनल स्टेबिलिटी का ऑपोजिट है। जब ये वर्ड ही अपने आप में एक नेगेटिविटी होल्ड करता है, तो जब हाई होगा तो नेगेटिविटी भी हाई हो जाएगी, और जब लो होगा तो नेगेटिविटी भी लो हो जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी चीजों में ऐसा नहीं था, बाकी सब चीजें पॉजिटिव थी। अग्रीबलनेस वो आपने देखा, जिसका हाई था वो ज्यादा काइंड हार्टेड था, ज्यादा ट्रस्टिंग था, ज्यादा हेल्पफुल था। एक्स्ट्रावर्जन में देखा, एक्स्ट्रावर्जन एक थोड़ा उस स्केल पे दूसरी तरफ आता है, ज्यादा सोशिएबल है, ज्यादा टॉकेटिव है, असर्टिव ज्यादा है, एनर्जेटिक ज्यादा है। आपने देखा ना, जो 4 फैक्टर थे उनमें जो हाई था वो पॉजिटिविटी पे ज्यादा हाई था। लेकिन न्यूरोटिसिज्म में ध्यान रखिएगा कि जब हाई न्यूरोटिसिज्म है तो मतलब नेगेटिव इमोशनल इनस्टेबिलिटी ज्यादा है, एंगर इश्यूज ज्यादा है, मूड स्विंग ज्यादा, एंजाइटी ज्यादा है, और ये स्ट्रेस को ज्यादा प्रोन हो जाते हैं, ज्यादा सेंसिटिव होते हैं स्ट्रेस के टुवर्ड्स। लेकिन लो न्यूरोटिसिज्म में क्या होता है, जिसका जस्ट ऑपोजिट होता है। तो इतनी बात अगर ध्यान रखेंगे ना न्यूरोटिसिज्म वाली, तो फिर आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। आते हैं बिग 5 फैक्टर मॉडल की स्ट्रेंथ पर। ये एक एम्पेरिकल सपोर्ट देता है, काफी एक्सटेंसिव रिसर्च के बाद ये मॉडल बनाया गया है, जो कि कल्चर, जेंडर, एजेस सबको वैलिडेट करता हुआ चलता है। तो इसमें काफी एम्पेरिकल डेटा का यूज हुआ है, यूनिवर्सली यूज होता है, और इसके काफी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस हैं। जैसे ये काफी ज्यादा वर्कप्लेस रिक्रूटमेंट में यूज होता है, वेरियस सेटिंग्स में, साइकोलॉजी की असेसमेंट में, मेंटल हेल्थ में, और काफी प्रैक्टिकल वे दिखाता है ये पर्सनैलिटी के डिफरेंसेस को बताने का। लेकिन इसकी लिमिटेशंस भी हैं, थोड़ा इसमें डेप्थ की कमी देखी जाती है कि जो बिग 5 प्रोवाइड्स है, बिग 5 जो फैक्टर्स हैं, दे प्रोवाइड अ ब्रॉड ओवरव्यू ऑफ पर्सनैलिटी। लेकिन अगर हम किसी पर्सनैलिटी को जज करना चाहते हैं तो हमें तो छोटे छोटे पॉइंट्स भी चाहिए होते हैं, जो उसके अंदर के होते हैं, तो वो यहाँ पे हमें नहीं मिल पाते हैं देखने के लिए, जैसे कि हमें कैटल्स की आउटपुट थ्योरी में दिख रहे थे। ट्रेड्स पर ये फोकस करता है, द मॉडल फोकसेस ऑन ट्रेड्स डिस्क्रिप्शन अंदर अंडरलाइंग मैकेनिज्म पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पूरी तरीके से नहीं बताता है कि वो जो ट्रेट है वो ओवर टाइम चेंज होगा या नहीं। मतलब अगर हमने किसी को न्यूरोटिक मान लिया तो हम ये मान लेते हैं कि वो कभी इमोशनली स्टेबल हो नहीं सकता, हमने अग्रीबलनेस पे हाई मान लिया तो वो कभी लो हो नहीं सकता। तो ये चीज भी देखने को मिलती है। और इसके अलावा एक चीज आपने नोटिस करी, जो मैंने इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट में आपको बताई, कहीं एम्बीवर्ट की बात नहीं है। तो या तो ये एकदम हाई पे चला जाता है, एकदम लो पे चला जाता है, बीच में भी तो चीजें होती हैं, उनका कहीं जिक्र नहीं है। तो ये इसके एक डिमेरिट है। कल्चरल डिफरेंसेस की बात करें, काफी क्रॉस कल्चरल कंसिस्टेंसी दिखाने के बाद भी कुछ लेवल पर इसमें कल्चरल ट्रेट्स को भी थोड़ा सा इग्नोर किया गया है। टू कंक्लूड दिस, आप लिख सकते हैं जो भी आपने पढ़ा कि ये जो थ्योरी है ये काफी रिसर्च बैक्ड मॉडल है, काफी इफेक्टिवली कैप्चर करता है ह्यूमन पर्सनैलिटी को, और बहुत सारे प्रैक्टिकल सेटिंग्स में यूज होता है। सबसे बड़ी बात, जो थ्योरी बनी हो वो प्रैक्टिकली यूज में आ जाए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय कि हम उसको थ्योरेटिकल पढ़ते रहें। तो ये इसका एक फ्रेमवर्क हो जाता है। आते हैं कार्ल रॉजर्स की थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी पे। इस थ्योरी को आपने अगर कहीं पर भी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच अपनी साइकोलॉजी में पहले जिंदगी में कभी भी पढ़ी है तो आप ये बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, वरना ये थोड़ी डिफिकल्ट लगती है, एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। मैं आपको एक चीज और दिखा दूं, मेरे ख्याल से वो वीडियो अभी भी चल ही रहा है, उसको एग्जिट करके दूसरा वीडियो मुझे दिखाना पड़ेगा आपको। यहाँ आप देखेंगे तो बिहेवियरल पोस्ट ऑफ कल्चरल ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, ये 7th वीडियो जो है, मैं आपसे स्पेशली कहूंगी कि इसे जरूर देखिएगा। यहाँ जो मैंने टर्मिनोलॉजी छोटी छोटी यूज करी है ना, ये सब इसका पार्ट है। और ये जो कॉन्सेप्ट है आप देखते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, इतना टाइम लगेगा नहीं, बहुत बड़ा वीडियो नहीं है ये, 20 मिनट्स का ही तो वीडियो है। तो वही उसी तरीके से इसमें समझाया गया कि कार्ल रॉजर्स का एक एक व्यू क्या था पर्सनैलिटी को लेकर, और जब तक आप वो नहीं समझेंगे ना, आपको काफी डिफिकल्टी आएगी। तो इसमें देखिए पिक्चर्स की हेल्प से सब बताया गया है कि क्या सेल्फ वर्थ, सेल्फ इमेज, कैसे रियल सेल्फ से आइडियल सेल्फ की तरफ जाते हैं। ये पॉइंट्स अभी हम इस नोट्स में भी पढ़ेंगे। मैं बार बार आपको दूसरे नोट्स की तरफ क्यों रेफर कर रही हूँ, मेरा लॉजिक ये है बताने का कि अगर आपके पास बहुत टाइम है, आप पढ़ना चाहते हैं चीजों को अच्छे से, आपको ये ना लगे कि ये नोट्स हमारे जो है वो हमें क्वांटिटी कम है। हालांकि मैंने पूरी कोशिश की है, नाम इजी नोट्स है, लैंग्वेज भी इजी है, आपको डायरेक्ट उन टॉपिक्स की तरफ लेकर जाते हैं जो आपको एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करने हैं। लेकिन एज अ टीचर मेरी तरफ से आपको ये सजेशन भी है, मेरी गाइडेंस भी यही रहेगी कि मैं आपको वो कंटेंट भी अवेलेबल कराऊं जो आपके लिए यूजफुल है। मैं आपको उस एक क्वेश्चन बैंक में बांध के नहीं रखना चाहती कि बस इतना पढ़ लिया तो पढ़ लिया। ये तो काइंड ऑफ हेल्प है जो आपको हर साल मिलेगी, हर साल आपको अपडेटेड इजी नोट्स मिलेंगे, और आपको हर साल ये हेल्प मिलती रहेगी हर 6 मंथ में। मगर उसके साथ साथ मेरा डिटेल्ड सिलेबस जो है, मैं उस पर हमेशा फोकस करूंगी, क्योंकि नॉलेज को हमें जितना हम अच्छे से गेन करेंगे ना, उतना वो लाइफ लॉन्ग होगी, अच्छी होगी।
तो मेरा पर्पस यही है। खैर मैं आपको ये सब दिखाने लगी बीच में, इन वीडियोस को आप देख लीजिएगा। मैं आ जाती हूँ वापस से इस थ्योरी पर, जिसको मैंने आपसे क्या कहा था, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ऑफ पर्सनैलिटी। ये टर्मिनोलॉजी याद रखिए, पर्सनैलिटी की जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है। वैसे ह्यूमनिस्टिक वर्ड से आपको क्या समझ में आ रहा है, हम ह्यूमन पे फोकस कर रहे हैं, मतलब हम पर्सन को जब एज अ ह्यूमन देखते हैं कि एज अ ह्यूमन उसकी नीड्स क्या हैं, वो लाइफ में क्या करना चाहता है, वो अपने लाइफ में किस मैक्सिमम स्टेज पर पहुंचता है, जिसको हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं, जो इसमें पढ़ेंगे हम। तो जब हम ये सब अंडरस्टैंड करते हैं तब हम समझ पाते हैं कि पर्सनैलिटी को कार्ल रॉजर्स ने कैसे व्यू किया था। कार्ल रॉजर्स के अलावा एक और नाम है मैस्लो का, जिन्होंने नीड्स पर बेस्ड भी एक थ्योरी दी है। तो अभी फिलहाल हम, क्योंकि कार्ल रॉजर्स की ही बात चल रही है, तो अभी ह्यूमनिस्टिक में हम इसी को पढ़ेंगे, वरना ह्यूमनिस्टिक में मैस्लो की नीड्स भी आती है। बहुत सुना होगा आपने, बड़ा कॉमन है वो, मेरा तो फेवरेट टॉपिक है। अब देखिए कहीं कहीं पे आपको बहुत, जो जितनी टर्मिनोलॉजी मैंने भी यूज की है ना, इस पैराग्राफ को देखिए, आपको सब नजर आएगी। और आप जल्दी से इस पैराग्राफ को देखिए। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लेती हूँ, फटाफट से पानी पी लेती हूँ। आई होप मैं स्क्रीन के सामने नहीं हूँ, आप लोग उसको पढ़िए और मैं आज तो मेरा ब्रेक काफी जल्दी हो गया, 10 मिनट के अंदर, बिकॉज मैं कॉन्टिन्यूस वीडियोस बना रही हूँ आपके लिए, जिससे कि आपका सिलेबस जल्दी 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 कंप्लीट हो जाए। मुझे बहुत ज्यादा ये फिक्र लगी है कि आप लोगों को लेट नहीं होना चाहिए। बीच बीच में बातें भी कर रही हूँ, आपसे मजा आ रहा है। ये ब्रेक मुझे पानी के टाइम पर ही मिलता है, वाटर ब्रेक में ही मिलता है, वरना तो मैं पढ़ाती ही रहती हूँ कंटिन्यूस, कोई बातें नहीं करती आपसे। चलिए आ जाते हैं। आपने पढ़ लिया होगा और वो टर्मिनोलॉजी सारी नजर आई होगी आपको, कि मैंने ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी की बात करी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की मैंने बात करी है ना, ये सब चीजें थी। तो ये तो हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, तो ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन था। अब मैं यहाँ टाइम नहीं लगाने वाली हूँ। अब हम आएंगे कार्ल रॉजर्स की थ्योरी की, पर्सनैलिटी थ्योरी के की कॉन्सेप्ट्स में। सबसे पहले ये जो इस थ्योरी में जितने हेडिंग्स आपको नजर आएंगे, आपको एज इट इज लिखने हैं। एज इट इज का मतलब सेल्फ कॉन्सेप्ट पर इन्होंने वर्क किया था। ये पहला टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है, मतलब पहली बात है जिस पर इन्होंने फोकस किया है अपनी पर्सनालिटी थ्योरी में। वो ये कहते हैं कि सेल्फ कॉन्सेप्ट जो होता है किसी भी पर्सन का, वैसे तो आपको पता है कि सेल्फ कॉन्सेप्ट होता क्या है, अपने बारे में एक ओवरऑल व्यू जो हम रखते हैं वही हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट है। सो सॉरी। ओके, तो सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसके तीन कंपोनेंट होते हैं, एक सेल्फ इमेज, एक आइडियल इमेज, एक सेल्फ वर्थ। तीन पार्ट में इसको सेल्फ कॉन्सेप्ट को डिवाइड करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सेल्फ एस्टीम इसका टाइप बन गई है, मतलब सेल्फ कॉन्सेप्ट में ही उसको रखते हैं वो। उनका ये कहना है कि हर पर्सन अपने आप को किसी तरीके से तो व्यू करता है, वो उसकी सेल्फ इमेज होती है। और इसके अलावा एक आइडियल सेल्फ भी होता है। एक प्रेजेंट में आप क्या हैं और फ्यूचर में आप खुद को क्या देखते हैं, मतलब प्रेजेंट में आप एक साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं और फ्यूचर में आप खुद को एक एज ए साइकोलॉजिस्ट अगर देखते हैं, तो जो प्रेजेंट में आप हैं वो आपकी रियल सेल्फ हो गया, और जो आप बनना चाहते हैं वो आपका आइडियल सेल्फ हो गया। इसको हम रियल सेल्फ भी कहते हैं। तो रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट के अंदर ही आते हैं, क्योंकि जो मैं अभी सोच रही हूँ, जो मैं फ्यूचर का सोच रही हूँ, सोच तो मैं ही रही हूँ और सोच भी अपने ही बारे में रही हूँ, तो जाहिर सी बात है वो सेल्फ कॉन्सेप्ट में आ जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ हम उसको कुछ वैल्यू भी देते हैं। मैं अगर मान लीजिए अगर आप खुद को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी सेल्फ एस्टीम लो है, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा आपके फ्यूचर सेल्फ पे। जब आप खुद को इसी समय पर वर्थ नहीं दे पा रहे हैं, तो आप ये कैसे सोच पाएंगे कि मैं बहुत अच्छा साइकोलॉजिस्ट फ्यूचर में बन सकता हूँ। गिव मी जस्ट 1 सेकेंड, आई एम सो सॉरी। ओके, पूरा थ्रोट ही चोक हो गया मेरा तो बोलते बोलते। तो सेल्फ वर्थ जो है वो बहुत मैटर करती है, कि हम अपने बारे में जैसे भी वैल्यू खुद को देंगे उसके हिसाब से हमारी सेल्फ कॉन्सेप्ट पूरा ओवरऑल बनेगा। तो ये सेल्फ कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट इन्होंने अपने पर्सनालिटी थ्योरी में दिया है। सॉरी, कुछ सॉरी ज्यादा ही हो गए मेरे। ऑल राइट, चलिए अब इसमें हमने ये बात कर ली। अब क्या होगा, एक टर्मिनोलॉजी आती है इनकॉन्ग्रुएंस या कॉन्ग्रुएंस। वैसे मैथ्स वाले बच्चों को पता होगा, ट्राइंगल पढ़ते हैं जब वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल और इनकॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, तो खैर ट्राइंगल का कोई काम नहीं है यहाँ पे, मैं ऐसे ही आपको कंफ्यूज कर रही हूँ मजे के लिए। कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है, जब दो चीजें सिमिलर दिखती हैं, मतलब जो आप अभी हैं और जो फ्यूचर में बनना चाहते हैं, जब उनके बीच में आपको ईजी एक्सेस लगती है, तो हम कहते हैं कि आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट में कॉन्ग्रुएंस की स्टेज है। लेकिन जब आपको ये लगता है कि मैं ऐसा बनना तो चाहती हूँ, मेरी आइडियल इमेज तो ये है, लेकिन बहुत मुश्किल है, पता नहीं मैं बन पाऊंगी या नहीं, मेरी डिजायर है बट मेरा एस्टिमेशन अपने बारे में बहुत लो है, तो ऐसे में क्या होता है, एक इनकॉन्ग्रुएंस की स्टेज आ जाती है। जिस भी पर्सन के माइंड में एक इनकॉन्ग्रुएंस की स्टेज बनेगी, आप खुद ही मुझे बताइए कि क्या वो पर्सन लाइफ में सक्सेसफुल हो पाएगा। जब हमें लग रहा है कि हमारे
हमारा जो रास्ता है यहाँ से वहां तक का ट्रैवल करने का, उसमें बहुत सारे पत्थर हैं, बहुत सारा बेकार वो रास्ता है, हमारा रास्ता ही हमें स्मूथ नहीं लग रहा है, तो हम कैसे उसको ट्रैवल करेंगे, हमें डिफिकल्टीज तो आएंगी। तो ये एक पॉइंट हो गया। अब हम आते हैं एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी पे। ये कहते हैं हर पर्सन के अंदर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को एक्वायर करने की या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज तक पहुंचने की टेंडेंसी होती है। इंसान धीरे 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 आगे बढ़ता है और एक पॉइंट पर आकर, एक लाइफ के एक फेज पर आकर उसे रियलाइज होता है कि वो बहुत सारी चीजों को अपनी लाइफ में एक्वायर कर चुका है। नाउ दे एक्चुअलाइज देमसेल्फ, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब खुद को एक्चुअलाइज करना कि हमने क्या गेन कर लिया है, अपना ओवरऑल जजमेंट करना, वो कहलाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स से भी कनेक्टेड है, ये नाम भी मैंने अभी लिया था आपके सामने। तो रॉजर्स इसमें क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हर पर्सन की एक इननेट डिजायर होती है ग्रो करने की, इंप्रूव करने की और अपने फुलफिलमेंट को अचीव करने की। तो जब ये प्रोसेस पीक पर पहुंच जाता है, अब फुलफिलमेंट के प्रोसेस को कंप्लीट करते करते, कि हम लाइफ में चाहते क्या है, एज अ ह्यूमन हमारी डिजायर्स क्या हैं, हम कुछ भी जो करना चाहते हैं उसमें कहाँ तक पहुंच रहे हैं, जब हमारी चीजें सक्सेसफुल होती जाती हैं, है ना। जैसे आप छत पे जाना चाहते हैं, मैं बीच में एग्जांपल ले रही हूँ, थोड़ा अपने आप को रोक के। आप छत पे जाना चाहते हैं, तो अभी जो है आप जब छत पे जाना चाहते हैं, मान लीजिए कोई बहुत ब्यूटीफुल सा व्यू है, माउंटेन्स पे आपका एक कॉटेज है, अब आप छत पे जाना चाहते हैं उसकी, तो आपने पहले सीढ़ी पे पैर रखा, दूसरे पे रखा, तो अभी आपको कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन जैसे जैसे आप उसमें सक्सेसफुली पास ऊपर करते चले जाएंगे, तो ऊपर जाकर आपको एक बहुत खूबसूरत व्यू दिखेगा, तो आपको बहुत खुशी होगी। ये एग्जाम्पल मैं क्यों दे रही हूँ यहाँ पे, इसलिए दे रही हूँ ये बताने के लिए कि वही स्टेट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की, जब आप रियलाइज करते हैं कि आप सारी चीजों को सक्सेसफुली पास करके आ गए हैं, तो तब आपको जो व्यू दिखेगा वो ब्यूटीफुल होगा। तो वही व्यू है, व्यू जो है ब्यूटीफुल सा, वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज है। पढ़िए इस 2 लाइन को लास्ट में, ये मेरी जो अभी मैंने आपको, जो मैं आपको वादियों में लेकर गई थी ना, उसी की समरी है। The actualizing tendency operates under the assumption that given the right conditions, people will naturally move towards greater psychological health and well-being. अब वर्थ की कंडीशन भी अराइज होती है। वो कहते हैं कि हर इंसान अपने आप को जो भी वैल्यू देता है, उसी के बेस पे कॉन्ग्रुएंस या इनकॉन्ग्रुएंस क्रिएट होता है। वैसे ये बात हो गई है, आप फिर से इसको लिख सकते हैं, लिख तो जरूर दीजिएगा, मगर समझा दोबारा नहीं वाली नहीं हूँ बहुत डिटेल में। इन्होंने क्या बिलीव किया था कि जो भी वर्थ की कंडीशंस होती है, मतलब अपना एस्टिमेशन कैसा कर रहे हैं, उसी से हम ये डिसाइड, हमारे जो लाइफ में कॉन्ग्रुएंस और इनकॉन्ग्रुएंस की स्टेज क्रिएट होगी। कैसे होगी, मैंने रास्ते वाला एग्जाम्पल दिया था, तो ये पैराग्राफ भी आप पढ़ सकते हैं क्विकली, ठीक है ना। चलिए, आता है अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। और ये 3 मार्कर में कभी कभी अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड पूछ लिया जाता है, तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि ये तो ऐसी चीज है जो हम सब चाहते हैं। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड आप भी चाहते हैं, आप ये चाहते हैं मुझे कोई पर्सन जज ना करे, और जो मैं कह रहा हूँ ना, मेरी बात को सपोर्ट करे। हम किसी काम को सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, वो तो बाद में पता चलेगा, वो तो उसका रिजल्ट बताएगा। लेकिन उस प्रोसेस के टाइम पर कौन लोग हैं जो हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं, वो होते कौन है, सोचिए वो कौन लोग होंगे आपके आसपास। वो वही लोग होंगे, या तो आपकी फैमिली होगी, बहुत आपके क्लोज रिलेशनशिप्स होंगे, फ्रेंड्स हो सकते हैं, बहुत ही टीचर्स भी हो सकते हैं। मैं टीचर्स को इंक्लूड करना नहीं भूलना चाहूंगी, वैसे काफी बच्चे बताते हैं कि इसमें उनका भी एक्सपीरियंस थोड़ा थोड़ा कभी कुछ बच्चों का खराब हो जाता है। लेकिन अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड जब किसी भी पर्सन को मिलता है, तो वो एक थेरेपी की तरह वर्क करता है। वैसे भी थेरेपी में अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड का यूज होता है, कि किसी पर्सन को बिना जज किए उसको सपोर्ट करना। ओके, लेकिन क्या हम सही गलत सब में सपोर्ट करते हैं? कई बार हम उसे करेक्ट भी करते हैं, लेकिन ये काम वही पर्सन कर सकता है जो खुद इतना समझदार हो, जो ये जानता हो कि जो दूसरा पर्सन स्टेप ले रहा है उसमें कहाँ सही और कहाँ गलत है। थोड़ा अपनी बात को सिंपल कर देती हूँ अगर आप कंफ्यूज हो गए तो। जैसे हमारे पेरेंट्स ये जानते होते हैं कि हमारा बच्चा जो स्ट्रीम चूज कर रहा है, या वो जिस डायरेक्शन में जा रहा है, जिस रिलेशनशिप में जा रहा है, वो चीजें उसके लिए कितनी सही है या गलत है। अब अगर वो उसको जज करेंगे, उसको बहुत ज्यादा इस तरीके का फील कराएंगे कि तुम गलत कर रहे हो, तो उसके अंदर एक डिजायर आएगी कि मैं ये करके ही देखूं फिर गलत क्या है। तो ऐसे में क्या होता है, रिलैक्स होके उस पर्सन के साथ में उसको समझाते हुए पॉजिटिव वे में उसकी एनर्जीज को हम चैनलाइज भी करेंगे। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक सप्लाई चल रही है जिसमें हमें उसको हैप्पीनेस देनी है, सपोर्ट देनी है। देनी तो है, लेकिन इस तरह से देनी है उस सपोर्ट को कि जिससे उसकी वो सही डायरेक्शन में जा सके। फिर आखिर उस फैसिलिटेटर का काम और क्या हुआ जो अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड दे रहा है। जैसे क्लास में कई बार बच्चे होते हैं, मुझसे पूछते हैं कि मैम इस तरीके का फ्यूचर करना है या करियर में करना है, तो वो कुछ ऐसी बातें भी बताते हैं जिनको बताते वक्त उन्हें लगता है कि हम पता नहीं मैम से कैसे कहें, या किसी पर्सन से नहीं कह पाएंगे तो मैम से कह सकते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, हम उस बच्चे को ये रियलाइज कराते हैं कि अरे नहीं, जो आप फेस कर रहे हो ऐसा बहुत लोगों ने पहले भी फेस किया है।
कहीं कहीं पर होता है, हमें लगता है ज़रूरी है, तो हम खुद को भी उस एग्जाम्पल से जोड़ के बच्चे को बताते हैं कि जब हम छोटे थे तो हमने भी ये स्ट्रगल का फेज़ देखा है, या हमने किसी और को भी ऐसा देखा है। ऐसे में वो कैसा फ़ील करेगा? वो कनेक्टेड फ़ील करेगा कि हाँ, जिस सिचुएशन में मैं हूँ, इसमें दूसरा भी है। फिर उसको पॉज़िटिवली ले जाते हुए कि वो कहाँ सही है, कहाँ गलत है, चीज़ों को करते हैं। तो ऐसे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि हमें चाहिए होती है, एम्पैथेटिक बिहेवियर। सिम्पैथी तो बहुत लोग दिखा देते हैं, लेकिन एम्पैथेटिक बिहेवियर हम तब दिखाते हैं, जब हमें सामने वाले को ये रियलाइज़ कराना होता है कि जिस सिचुएशन में आप हो, उस सिचुएशन में शायद मैं भी रहा हूँ, या मैं नहीं तो कोई और, कोई ना कोई एग्जाम्पल हम यूज़ करते हैं। तो एम्पैथी जो है वो अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इससे क्या होगा? पर्सन का सेल्फ कॉन्सेप्ट पॉजिटिव होगा। जो उसको लग रहा था कि मैं शायद आउट ऑफ द ट्रैक सोच रहा हूँ, लेकिन नहीं, मैम ने तो बताया कि ऐसा और भी लोग सोचते हैं। तो इससे क्या होगा? उसका जो अपने बारे में कॉन्सेप्ट है वो क्लैरिटी उसको आने लगेगी, और जितना अच्छा सेल्फ कॉन्सेप्ट होगा, उतना ही अच्छी सारी चीजें होती चली जाएंगी। तो अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड एक बहुत ही परफेक्ट टूल है। अब मैं क्योंकि स्क्रीन के सामने ही खड़ी हुई थी, तो आप इसे पढ़ लीजिए फटाफट से। ये हमारे सेल्फ इमेज और आइडियल इमेज के बीच में एक कॉन्फिडेंस की स्टेज डेवलप करने में भी हेल्प करता है अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। जब भी ये लोगों को दिया जाता है अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, एम्पैथी के साथ में, जेन्युइननेस के साथ में, तो लोग अपने ट्रू सेल्फ को कनेक्ट कर पाते हैं, उनकी पर्सनल ग्रोथ जो है वो फॉस्टर होती है। ऑलराइट, अब कॉन्ग्रुएंस वर्सेस इनकॉन्ग्रुएंस ऐसे तो बहुत बात कर ली है, लेकिन स्पेसिफिकली इसको टर्मिनोलॉजी को उन्होंने डिफाइन किया था। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसी स्टेट है जिसमें पर्सन सेल्फ कॉन्सेप्ट को अपने एक्सपीरियंस के संग अलाइन कर पाता है। इंडिविजुअल जब कॉन्ग्रुएंस को एक्सपीरियंस करेंगे तो उनके अंदर क्या क्या चीजें होंगी, इनकॉन्ग्रुएंस को एक्सपीरियंस करेंगे तो क्या क्या चीजें होंगी, यही आपको लिखना है। वो ऑथेंटिक फील करेंगे, सेल्फ एक्सेप्टेंस होगी, अपनी फीलिंग एक्शंस में एक ट्यून इन फील करेंगे कि जो मैं फील कर रहा हूँ मैं वैसा ही कर रहा हूँ। लेकिन इनकॉन्फिडेंस में क्या होगा? वो खुद को काइंड तो देखेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा सेल्फिशली बिहेव करेंगे। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा, एंग्जाइटी रहेगी। जो कर रहे हैं दूसरों को शायद प्लीज करने के लिए करें कि हाँ वो मेरी पर्सनैलिटी को ऐसा व्यू करता रहे, मगर एक्चुअल में तो मैं ऐसा फील ही नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो ये चीजें हो चलती हैं। फुली फंक्शनिंग पर्सन का कॉन्सेप्ट भी इन्होंने दिया था, जो कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इसी थ्योरी के अंदर। फुली फंक्शनिंग पर्सन कौन होता है? जो कि फुल्ली तरीके से फंक्शनिंग कर पाए, मतलब अपने ट्रू सेल्फ के हिसाब से चल पाए। फुल्ली फंक्शनिंग का मतलब क्या? उसके मोटर स्किल्स की बात हो रही है, दिमाग की बात हो रही है, इमोशंस की बात हो रही है, सब चीजों की बात हो रही है। फुली फंक्शनिंग में पर्सन क्या है? सब चीजों के साथ सिंक में चल पाता है, अपने नए एक्सपीरियंसेस को ओपन कर पाता है। एग्जिस्टेंशियल लिविंग आप चाहें तो इस तरीके से ना भी लिखें, अगर आपको, क्योंकि आपको ये ना लगे कि मैम ने जब ये कह दिया है कि इसके पॉइंटर इंपॉर्टेंट है तो मुझे रटिफिकेशन करके जाना है। बिल्कुल नहीं, इसके अंदर आप अपना पैराग्राफ लिखिए जिस तरीके से अपनी बात को बताना चाहते हैं, इन्हीं पॉइंट्स को यूज करके। पर ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें उसके अंदर एज अ फुली फंक्शनिंग पर्सन नजर आती हैं। पर्सन सेंटर्ड थेरेपी का कॉन्सेप्ट भी इन्होंने दिया था कि पर्सन सेंटर्ड थेरेपी वही है जिसमें हम अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, एम्पैथी और कॉन्ग्रुएंस, इन तीन चीजों का यूज करते हैं। करते तो दो ही चीजों का यूज है, कॉन्ग्रुएंस को तो हम स्टैब्लिश करते हैं एक्चुअली। और पर्सन सेंटर्ड थेरेपी, जिसे पीसीटी भी कहते हैं, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी के नाम से भी ये जानी जाती है। ये एक थेराप्यूटिक अप्रोच है जो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी पर बेस्ड है, ह्यूमनिस्टिक पर्सनैलिटी की थ्योरी पर बेस्ड है, और ये कार्ल रॉजर्स ने ही दी थी। ठीक है, इसके बारे में आप और पढ़ सकते हैं। मुझे लग रहा है काफी हो गया इस टॉपिक में, मैंने कुछ ज्यादा डिटेलिंग कर दी है, और ऐसा ना हो मेरा वीडियो फिर से इतना लेंदी हो जाए कि मुझे थोड़ा ये चीज का भी रहता है कि जब इजी नोट्स चल रहे हैं, क्विक एक्सप्लेनेशन चल रहा है, तो ऐसा ना हो जाए कि इतनी बड़ी कहानी हो जाए। खैर, कहानी तो कुछ भी नहीं हो रही है, बात तो कायदे की चल रही है सभी। फिलहाल कार्ल रॉजर्स की थ्योरी पर आते हैं, जो कंक्लूजन में हम लिखेंगे। आप बहुत कुछ है इसके कंक्लूजन में लिखने के लिए, जितना पढ़ा उसको समराइज कर दीजिए। कैसे ग्रोथ, सेल्फ अवेयरनेस, फुलफिलमेंट की बात हो रही है, सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत फोकस किया गया है, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड पे फोकस किया है, कॉन्ग्रुएंस पे फोकस किया गया है, सेल्फ कॉन्सेप्ट और हमारी आइडियल इमेज के बीच में सिंक होना चाहिए। यही सब बातें आपको लिखती जानी है। और अब हम आ जाते हैं हैंस आइजेंक्स के हायरार्किकल टेक्सोनॉमी ऑफ पर्सनैलिटी। नाम काफी हैवी है, थ्योरी बहुत ईजी है, बहुत ईजी थ्योरी है, और इसकी 3 डायमेंशन है, मैं आपको समझाऊंगी अभी। पहले एक बार इसको एक बार नजर मारिए, और आज तो एक और मुझे ब्रेक लेने की रिक्वायरमेंट हो रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया ही कि मैं कंटिन्यूअस तो बोले ही जा रही हूँ, वेट नहीं कर रही हूँ चुपने का। फटाफट से इसको एक बार रीड करिए, जो पहला पैराग्राफ है सिर्फ इसे रीड करिए आप। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं फटाफट से बिना डिले किए। ठीक है, हमारा वीडियो अराउंड 28-29 मिनट्स का हो गया है, और फिनिश कर देंगे इसको 35 मिनट्स में। अगले 5 मिनट आपके हैंस आइजेंक की हायरार्किकल टेक्सोनॉमी के ऊपर बेस्ड है। तो ध्यान दीजिएगा इस थ्योरी पर कि ये जो थ्योरी है वो
पर्सनालिटी की 3 डायमेंशन की बात करती है। पहली बात तो ये जो हेंस आइजेंक थे, इन्होंने जो थ्योरी दी थी उसमें 3 पर्सनालिटी के डायमेंशन की बात करी है। लेवल नहीं है, टाइप नहीं है, क्या है? डायमेंशन है। डायमेंशन जब होते हैं तो डायमेंशन आपको पता है 1 तो नहीं होता, 2D तो एटलीस्ट होता ही है, 2 डायमेंशंस तो होती हैं। जैसे इस पेन की हम बात करें, मैंने पेन का एग्जांपल पहले वीडियो में भी लिया था, मुझे ध्यान आ गया। अगर इस पेन की बात करें तो जैसे इसके 2 एजेस हैं, ऐसी हमारी पर्सनैलिटी होती है। वो या तो इस डायरेक्शन में जा रही है या इस डायरेक्शन में जा रही है। इस तरीके की कुछ बात इन्होंने करी थी, राइट। अब उन्होंने 3 डायमेंशन ली थी जिसको हम पेन मॉडल की हेल्प से डिफाइन करते हैं। पी पी जो है वो अकेला पी नहीं है, मतलब जो पी है जिसको हम साइकोटिज्म अभी कहेंगे, उसका दूसरा पार्ट भी है, वर्सेस में लगेगा। कैसे लगेगा बताऊंगी, इसमें समझिए पहले। एक्स्ट्रावर्जन से आप फेमिलियर हैं, साइकोटिज्म को आप इतना पॉपुलरली नहीं जानते हैं। एक्स्ट्रावर्जन से आप अपडेटेड हैं। एक्स्ट्रावर्जन का ऑपोजिट क्या होता है? इंट्रोवर्जन। तो उन्होंने कहा या तो पर्सन एक्स्ट्रावर्ट होगा या इंट्रोवर्ट होगा, मतलब एक ही कॉन्टिनम के 2 पॉइंट्स पर वो एग्जिस्ट करेगा, 2 पर एक साथ नहीं कर सकता, या तो एक्स्ट्रावर्जन होगा या फिर इंट्रोवर्जन होगा। तो इसी तरीके से हम साइकोटिसिज्म और न्यूरोटिसिज्म को भी समझेंगे। उन्होंने ये थ्योरी जो बनाई थी वो बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को ज्यादा यूज किया था। उन्होंने कहा था कि जो कि पर्सनैलिटी के ट्रेट्स होते हैं वो जेनेटिक्स में रूटेड होते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको हाईलाइट जरूर करेंगे क्योंकि ये बात डिफरेंट है इनके मॉडल में। एंड दैट कैन बी एक्सप्लेन थ्रू बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, पर्टिकुलरली दोज रिलेटेड टू ब्रेन फंक्शनिंग। उनका जो मॉडल है वो हेरारिकल है, मतलब ये जो ट्रेट्स हैं वो ब्रॉड से जनरल फैक्टर की तरफ, स्पेसिफिक की तरफ चलता चला जाता है। इसके की एलिमेंट्स की बात करें तो इन्होंने पर्सनालिटी ट्रेट्स की एक हायरार्की सेट की है, मतलब पर्सन पहले स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज देता है, 4 लेवल है जिसके इंडिविजुअल स्पेसिफिक एक्शन और बिहेवियर को एग्जिबिट करता है। जैसे टॉकिंग टू अ स्ट्रेंजर एट अ पार्टी, ये एक स्पेसिफिक जनरल रिस्पॉन्स है। हैबिचुअल रिस्पॉन्स का मतलब हो गया, फिर उसकी धीरे धीरे उन चीजों की हैबिट पड़ती जाती है, फिर वही चीज उसके ट्रेट बन जाते हैं, फिर वही हैबिट जो है वो एक ट्रेट कैरेक्टरिस्टिक बन जाती है उसकी। और सुपर ट्रेट का मतलब होता है फिर वो उसके एक डायमेंशन, पर्सनैलिटी का आइडेंटिफाइड डायमेंशन बन जाता है। तो जब 4 लेवल में ये चीज चलती है, हायरार्की में चलती है, इस जो हायरार्किकल टेक्सोनॉमी है इसमें ये हायरार्की वाली बात तो लिखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका रीजन ये है कि पर्सन पहले किसी चीज को जनरली करता है। आप भी देखिए, जिन कामों को आपको करने की अब आदत पड़ चुकी है या आप उसकी वजह से जाने जाते हैं, उसको आपने कभी पहले एक जनरली किया है, फिर उसके बाद आपको उसकी धीरे धीरे उसकी हैबिट हो गई, फिर वो एज अ ट्रेट आप में नजर आने लगा और अब वो सुपर ट्रेट बन गया डायमेंशन की फॉर्म में। तो इसके जो सुपर ट्रेट्स हैं, 3 सुपर ट्रेट्स हैं पेन मॉडल के, उनको एक एक करके समझेंगे। उसमें सबसे पहले बात करेंगे एक्स्ट्रावर्जन की। एक्स्ट्रावर्जन का मतलब होता है कि कोई पर्सन कितना आउटगोइंग, सोशल और एनर्जेटिक है। ये एक कॉन्टिनम को रिप्रेजेंट करता है कि या तो पर्सन एक्स्ट्रावर्ट होगा या इंट्रोवर्ट होगा। एक्स्ट्रावर्जन से इंट्रोवर्जन या इंट्रोवर्जन से एक्स्ट्रावर्जन की तरफ पर्सन चलता है। पर जो पर्सन एक्स्ट्रावर्जन पे हाई है वो इंट्रोवर्जन पे नहीं हो सकता, जो इंट्रोवर्जन पे है वो एक्स्ट्रावर्जन पे नहीं हो सकता। इसीलिए हम इसमें वर्सेस भी लगा सकते हैं, लगाया जाता है इनफैक्ट। तो हाई और लो एक्स्ट्रावर्जन अभी पढ़ा था, पहले प्रीवियस में पढ़ के आए, तो ज्यादा टाइम यहाँ खर्च करेंगे नहीं। आपको पता ही है कि हाई एक्स्ट्रावर्जन पे क्या होता है, पर्सन किस तरीके के होते हैं, और लो पे किस तरीके के होते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो एक्स्ट्रावर्जन है वो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम पर से लिंक्ड होता है, जो हमारे अराउजल के लेवल को कंट्रोल करता है। Extroverts have lower baseline level of arousal, causing them to seek stimulation, while introverts have higher arousal level, making them more sensitivity to overstimulation. जो भी एक्स्ट्रावर्ट्स होते हैं उनके अंदर अराउजल का बेसलाइन लेवल देखने को मिलता है, यानी ये उनके ब्रेन की फंक्शनिंग है जो कि स्टिमुलेशन, किसी भी स्टिमुलेशन को देखकर या स्टिमुलेट हो जाता है, इजीली कह सकते हैं। और इंट्रोवर्ट्स होते हैं वो अपने स्टिमुलेशन से सेंसिटिव होते हैं, तो उसको स्टॉप करना जानते होते हैं। इसीलिए जो हमारे एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो किसी चीज को कंट्रोल नहीं कर पाते, किसी भी अपने बिहेवियर को, लेकिन इंट्रोवर्ट अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर लेते हैं। न्यूरोटिसिज्म की बात करें तो न्यूरोटिसिज्म का मतलब होता है इमोशनल अनस्टेबिलिटी। तो इसका ऑपोजिट क्या हो गया, इमोशनल स्टेबिलिटी हो गया। पर ये इमोशनल स्टेबिलिटी को रिफ्लेक्ट करता है का मतलब ये नहीं है कि इसका ये मतलब होता है। न्यूरोटिसिज्म अब तो पढ़ के आए हैं ना आप मॉडल में, आपको पता ही है। न्यूरोटिसिज्म वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी भी लिखते हैं हम। और ये एक ऐसी टेंडेंसी होती है जो नेगेटिव इमोशंस को परसीव करने की, एक्सपीरियंस करने की होती है। जो लोग न्यूरोटिसिज्म पे हाई होंगे और लो होंगे, अभी बताया था बड़ा अच्छा तरीका मैंने आपको कि न्यूरोटिसिज्म पे हाई होंगे तो उनमें नेगेटिव इमोशंस हायर दिखाई देंगे, और लो वाले में अंदर आपको स्टेबिलिटी ज्यादा दिखाई देगी, मतलब वो काफी रेजिलियंट होंगे, कोप कर पाएंगे स्ट्रेस से, काम कंपोज रहेंगे, डिफिकल्ट सिचुएशन में जल्दी रिएक्ट नहीं करेंगे। पर आइजेंक ये कहते हैं कि ये वाली जो एक्टिविटी है न्यूरोटिसिज्म की, ये लिम्बिक सिस्टम से रेगुलेट होती है।
जो कि हमारे डिफरेंट इमोशंस और स्ट्रेस रिस्पॉन्सेस को रेगुलेट करता है। अभी मैंने आपको बताया ही था, ये बायोलॉजिकल फंक्शनिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि ब्रेन रिलेटेड एक्टिविटीज़ का जो भी रिएक्शन होता है वो हमारी पर्सनैलिटी के डायमेंशंस की फॉर्म में नजर आता है। तो जो न्यूरोटिसिज्म पे हाई होते हैं लोग, वो स्ट्रेस की वजह से हाइटेंड एक्टिविटी को दिखा देते हैं और इसीलिए वो आपको न्यूरोटिसिज्म में ज़्यादा नेगेटिव लोग नजर आते हैं। फिर बात करते हैं साइकोटिज्म की। ये तीसरी डायमेंशन है जिसको इन्होंने बाद में जोड़ा था। Psychoticism is a dimension that includes traits related to aggressiveness, impulsivity, creativity and lack of empathy. जो लोग साइकोटिज्म पे हाई होते हैं वो सोशली ज्यादा कनेक्ट नहीं होते, मतलब सोशल लेवल पर जो लोग बहुत ज्यादा विड्रॉल रखते हैं उन्हीं को साइकोटिज्म की कैटेगरी में डाला जाता है। तो जो लोग सोशल लेवल पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं वो इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएंगे। तो हाई साइकोटिज्म में क्या होगा, एंटी सोशल बिहेवियर दिखाएंगे, अग्रेसिवनेस दिखाएंगे, इंपल्सिविटी दिखाएंगे। इसको भी, ये भी एक नेगेटिव ट्रेट है, तो इसको भी न्यूरोटिज्म की तरह ही ध्यान में रखिएगा कि जब ये हाई होगा तो चीजें आपको नेगेटिव ज्यादा दिखेंगी और जब ये लो होगा तो चीजें आपको पॉजिटिव ज्यादा दिखेंगी। लो साइकोटिज्म में क्या होगा, एम्पैथेटिक ज्यादा होंगे, कोऑपरेटिव होंगे, लोगों के साथ अच्छे से गेट अलोंग करेंगे, सोशल नॉर्म्स में इजीली फिट हो जाएंगे और लेस प्रोन और एग्रेसिव बिहेवियर दिखाएंगे। साइकोटिज्म की बात करें तो आइजेंक कहते हैं कि ये हमारे मेंटल डिसऑर्डर से रिलेटेड एक एक्टिविटी होती है। वैसे भी आपने साइकोटिक वर्ड सुना है ना, कहते हैं साइको है वो पर्सन, तो आप उसके किसी ना किसी डिसऑर्डर को कनेक्ट कर रहे होते हैं। तो साइकोटिज्म जो है वो मेंटल डिसऑर्डर की टेंडेंसी को ज्यादा दिखाता है। साइकोसिस यानी सिजोफ्रेनिया के बिहेवियर को ज्यादा दिखाता है कि लोग जब बहुत ज्यादा साइकोटिज्म पे हाई होते हैं तो उनके अंदर सिजोफ्रेनिया के सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं। पर्सनैलिटी के बायोलॉजिकल बेसिस को इन्होंने हाईलाइट किया है। ये भी एक बात हम लिखेंगे फिर से कि ये जो तीनों डायमेंशन है इसमें इन्होंने क्या करा है, पहले एक्स्ट्रा वर्जन में आपने कॉर्टिकल अराउजल को देखा था, लेवल की बात की थी, कहाँ से हो रहा था ये आपने पढ़ा था कि बेस लाइन अराउजल लोअर होने की वजह से एक्स्ट्रावर्ट जो थे वो अपने स्टिमुलेट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, इंट्रोवर्ट कंट्रोल कर ले रहे थे। न्यूरोटिसिज्म में आपने देखा कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी की वजह से हो रहा था कि हाईली न्यूरोटिक जो थे वो रिएक्टिव हो रहे थे। साइकोटिज्म में हमने देखा कि डोपामीन एक्टिविटी की वजह से पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा साइकोटिक बिहेवियर कर रहा था। तो ये इस पर बायोलॉजिकल अफेक्ट है इसका। क्रिटिसिज्म की बात करें तो जो इन्होंने जिस तरीके से डिफाइन किया है, काफी सारे क्रिटिसिज्म भी हुए हैं। साइकोटिज्म डायमेंशन की बात करें, ये अपने इसमें क्लैरिटी की काफी ज्यादा कमी दिखती है, काफी वेगनेस नजर आती है कि आपने जो चीज बताया है बिहेवियर का उसमें आपने कैरेक्टरिस्टिक्स को सही से डिफाइन नहीं किया है, तो वो चीज यहाँ पे थोड़ी मिसिंग है। नंबर ऑफ ट्रेट्स भी मिसिंग है। जो 3 डायमेंशन इन्होंने ले लिए हैं उसमें ट्रेट्स को पॉपुलैरिटी नहीं दी है। तो बिग 5 पर्सनैलिटी मॉडल जो है वो जैसे 5 डायमेंशन की बात करता है वो काफी कॉम्प्रिहेंसिव हो जाता है, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं देखते हैं। बायोलॉजी को ओवर इम्फेसिस कर दिया है इन्होंने कि बहुत ज्यादा सब रोल बायोलॉजिकल ही है, पर क्या एनवायरमेंटल रोल नहीं होता है, तो उस चीज को ओवरलैप करा है, उस पर भी इन्होंने फोकस नहीं किया है। तो यही है, इसके कंक्लूजन में हम लिखेंगे बहुत सारी बातें जितनी आपने पढ़ी हैं उसको आप समराइज करेंगे क्विकली। आप इसको देख सकते हैं कि हमने क्या लिखा है कंक्लूजन में। एक बायोलॉजिकली ग्राउंडेड अप्रोच है ये पर्सनालिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए। ये तो एक अच्छी बात है इसमें कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स को काफी हाईलाइट किया गया है, ब्रेन रिलेटेड एक्टिविटीज को भी काफी हाईलाइट किया गया है, लेकिन इसमें जो कमी है वो यही है कि बायोलॉजिकल फैक्टर होने के साथ साथ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को काफी लैक किया गया है। मतलब पर्सन के जो बिहेवियर होता है उसको कनेक्ट नहीं किया गया है हमारी पर्सनालिटी से, और इस तरीके से ये जो थ्योरी है वो कंप्लीट होती है। आज का वीडियो हमने कवर कर लिया है और अब हम गिलफर्ट के ट्रेट थ्योरी से नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। मैंने जैसे आपको सजेस्ट किया था, प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिलेगा, उसको जरूर देखिएगा। मेरे ख्याल से आप देख रहे होंगे अगर आपने प्रीवियस वीडियो भी देखा है तो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और अपना कमेंट जरूर ड्रॉप कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है, और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।